राम परचेज द कार फॉर 6,000 रुपीज। इम्पैक्ट कहाँ पर कितना पड़ेगा? फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, टोटल असेट्स जिसको नेट असेट्स बोल देता हूँ, लायबिलिटीज। मुझे बताइए फिक्स्ड असेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंक्रीज या डिक्रीज या नो चेंज? कार खरीदी है, कार मोर देन 1 ईयर लाइफ होती है उसकी, इंक्रीज हो रही है। करंट असेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बताइए इंक्रीज या डिक्रीज या नो चेंज? डिक्रीज। कैश कम हुआ, कार खरीदी इतना लिखा हुआ है, उधार में खरीदी है या कैश में खरीदी है ये बात नहीं लिखी, तो ऐसे में क्या करते हैं हम? जिससे खरीदे उसका नाम ढूंढते हैं। अगर नाम मिल जाए, जैसे लिखा होता है राम परचेज द कार फ्रॉम श्याम, नाम लिखा होता तो उधार मान लेते हैं उस केस में, और नाम नहीं लिखा होता तो कैश मानते हैं। पैसा कम हो गया होगा, करंट असेट्स कम हो गई। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन टोटल असेट्स? इंक्रीज और डिक्रीज और नो चेंज? नो चेंज, क्योंकि सर एक एसेट बढ़ी और एक एसेट कम हुई, इन टोटल एसेट में कोई चेंज नहीं आया। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन लायबिलिटीज? नो चेंज सर, कोई लायबिलिटी है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, राम परचेज अ कार फॉर 6,000 रुपीज फ्रॉम श्याम। राम ने कार श्याम से खरीदी है। अब बताना है फिक्स्ड असेट्स में क्या चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज या नो चेंज? बताइए। इंक्रीज सर, कार आ रही है सर, लायबिलिटीज में चेंज होगा, उसमें लायबिलिटी मन में बनानी, इतना आगे बढ़ो। फिक्स्ड असेट्स इंक्रीज होगी जी, कार खरीदी, कार एसेट है, इंक्रीज हो रही है। बताइए करंट असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज या नो चेंज? नो चेंज। बताओ कौन सी करंट असेट में चेंज आ रहा है? उधार में खरीदी है ना, नाम लिखा हुआ, ना पैसा आया ना पैसा गया, कहाँ चेंज है? बताइए करंट असेट में। आगे नहीं बढ़ो, जो डिस्कस कर रहा हूँ उसके सर बाद। डाउन पेमेंट भी तो सकते क्या करते क्वेश्चन में कहाँ लिखा है? अपने थोड़े पे ऐसे भी कर लेंगे। मेरा बॉस मुझे कहता है कि मैं शाम से खरीद के लाया कार 6,000, मैं क्यों प्रेज्यूम करूँ डाउन पेमेंट दी होगी? है ना, जजमेंट नहीं करना, अकाउंटेंट का काम जजमेंट करना नहीं। टोटल असेट्स में बताइए इंक्रीज या डिक्रीज या नो चेंज? इंक्रीज। देखो पहले नो चेंज क्यों था? क्योंकि एक एसेट बढ़ रही थी कार के नाम पे और एक एसेट कम हो रही थी कैश के नाम पे। इस बार सिर्फ एक एसेट बढ़ रही है कार के नाम पे, कोई एसेट कम थोड़ी ना हो रही है। टोटल इंक्रीज होगी, समझ आ रही है बात? बताइए लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज या नो चेंज? इंक्रीज। उधार में खरीदा है हमारी लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और पूछिए। सेकंड पेज पर है नोट्स के क्वेश्चन नंबर 13 पर, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? सुनिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या चीज है? स्टैंडर्ड वर्ड से मीन समझने के पहले, एक स्टैंडर्ड मतलब एक हमने रूल, एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, उसी को सबको फॉलो करना है। वो क्यों बनाया हुआ है समझे ध्यान से। हर एक जगह ना सेम टाइप का अकाउंट्स बना। भाई देखो अकाउंट्स बनाना एक ऐसी चीज है जो हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग चाहे तो रिकॉर्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों से फी आती है, तो किसी की भी कब आई, किसकी रह रही है, कब क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करना मुझे रजिस्टर पे। अब मैं उसे कैसे रिकॉर्ड करूँ? उसको हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग कर सकता है। एक दुकानदार है, वो गुड्स बेच रहा है दुकान पर, कुछ उधार भी बेच रहा है, कुछ कैश भी बेच रहा है, वो रजिस्टर में किस तरीके से लिखे? मतलब कुछ दुकानदार हो सकता है कि राम के नाम का खाता बना लिया, क्योंकि राम का सामान बेचा 5,000 का, इधर लिख दिया, फिर बेचा 6,000 का, इधर लिख दिया, 2,000 रुपए आ गए, इधर लिख दिए, ऐसे करके हिसाब बनाता है। ये भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए राम का सामान बेचा 5,000 का, उसने ऐसे लिख दिया राम 5,000, अब वो 2,000 रुपए दे गया, 3 रह गए। ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहा है कोई दुकानदार, समझ आ रही है बात?
तो रिकॉर्डिंग करने के, काउंटिंग करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये अपने अपने तरीके से अकाउंट्स बनाना गलत है। गलत इसीलिए है क्योंकि सबके अकाउंट्स सेम रूल से बनने चाहिए, तभी वो कंपैरेबल होगा, तभी सही प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, तभी उसका सही टैक्स कैलकुलेट होगा। बैंक को लोन देना है तो वो सही अकाउंट के बेस पर लोन ये होना चाहिए। इसलिए हमने क्या करा, अकाउंट के स्टैंडर्ड्स बना लिए, रूल्स बना लिए हर टॉपिक वाइज। जैसे एएस नंबर 2 है इन्वेंटरीज पर, स्टॉक की रिकॉर्डिंग कैसे करें, किस वैल्यूएशन पर करें, उसके बारे में सारा डिस्कशन अकाउंट स्टैंडर्ड नंबर 2 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 फिक्स्ड एसेट्स के लिए है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करें, क्या चीज ऐड करें, क्या चीज ऐड ना करें उस कॉस्ट के अंदर। तो 20 लाख की मशीन खरीदी मैंने, तो मैं लेकर आया हूँ फौरन से यहाँ पर, उसका किराया गया रास्ते का, उसमें टैक्स भी गया, इंजीनियर ने पेमेंट अलग दी, उसको सर्वे करने के टाइम मैंने कई लोगों से पूछा, सर्वे रिपोर्ट बनवाई, उसका खर्चा हुआ, तो कौन सा खर्चा कॉस्ट में ऐड करूँ, कौन सा कॉस्ट में ऐड ना करूँ। फिर मशीन खरीदने के लिए लोन भी लिया, लोन में इंटरेस्ट भी जा रहा है, वो कॉस्ट में ऐड करूँ या ना करूँ। ऐसे 1000 क्वेश्चन आते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने बैठते हैं। तो एएस नंबर 10 फिक्स्ड एसेट्स का, इसको ऐड करें कि ना करें, इस पर डिस्कशन है। एएस नंबर 26 इंटेंजिबल एसेट्स पर है, जो एसेट्स दिखती नहीं है, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, इनको कैसे रिकॉर्ड करें, कौन सा अमाउंट लिखें, कौन सा अमाउंट नहीं लिखें, कौन सा ऐड ऑन करें, कौन सा ना करें, तो सारी चर्चा एएस नंबर 26 पर है। तो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। स्टैंडर्ड्स किस लिए बनाए हुए हैं, जैसे जो सीए का देखो इंस्टीट्यूट होता है आईसीएआई, जो सीए का इंस्टीट्यूट होता है, सीए एक ऐसा कोर्स है, इकलौता कोर्स है जो आपको साइनिंग की पावर देता है इन कॉमर्स, साइनिंग की पावर देता है इन कॉमर्स। सीए इकलौता ऐसा कोर्स है। अगर आप सी का कोर्स करते हैं, और सी का कोर्स जो है वो इंस्टीट्यूट एक ही है पूरे इंडिया के अंदर, उसी की ब्रांचेस खुली हुई है। सी एक कोरेस्पोंडेंस कोर्स है, मैं ज्वाइन करता हूँ तो वहाँ से मुझे बुक्स मिल जाती है, बुक्स को मैं सेल्फ स्टडी करूँ या कोचिंग के थ्रू पढ़ाई करूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, अगर आधे सवाल भी मेरे सही, आधे जवाब भी मेरे सही तो मुझे डिग्री मिल जाएगी। तो मैं अकाउंट्स चेक करूँगा, अकाउंट्स में बना सकता हूँ, अकाउंट्स चेक कर सकता हूँ, तो मुझे नॉलेज आ जाएगी। लेकिन अकाउंट्स बनाते टाइम अगर मुझे कोई इशू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो मैं अपने सी इंस्टीट्यूट में ईमेल करूँगा एक कि जी मैं इस कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ और मुझे इस वाले ट्रांजेक्शन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ से रिप्लाई आएगा। वहाँ पर जो अकाउंट स्टैंडर्ड्स की जो कमेटी है, जो बोर्ड है, इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं, सारे एक्सपर्ट हैं अकाउंटेंट, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट्स हैं। जो कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसका इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है, तो उन 8 के सामने प्रॉब्लम रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल से 2 कंपनी मिलकर एक कंपनी बन गई है, अब उसमें अकाउंटिंग कैसे करें, तो उन सबके सामने डिस्कशन करा गया कि भाई कैसे अकाउंटिंग करनी चाहिए। सबने अपना अपना सजेशन दिया कि नहीं इसमें ऐसे रिकॉर्ड करो, नहीं इसको पुराने वाली कंपनी में ऐसे रिकॉर्ड करो, नई वाली कंपनी में ऐसे रिकॉर्ड करो। जो मेजॉरिटी को लगा कि हाँ ये वाला आंसर सही, तो उस पर एक नया स्टैंडर्ड बना दिया, क्योंकि प्रॉब्लम आगे अकाउंटेंट्स को आ सकती है, हमने पहले से लॉ बना दिया उसको। जैसे एएस नंबर 14 है, इस जो मैंने डिस्कस करा, एमएलगेमेशन कहते हैं इसको, तो 2 कंपनी मिलकर एक कंपनी बन जाती है, इसे एमएलगेमेशन कहते हैं, जैसे वोडाफोन और आइडिया। तो एएस नंबर 14 के अकॉर्डिंग उनके अकाउंट्स बनाए गए होंगे, उसमें एमएलगेमेशन से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है जी, अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हर अकाउंटेंट को फॉलो करना होता है। बेसिकली अकाउंटेंट्स की प्रॉब्लम्स आई उसी वजह से स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, हर टॉपिक पे अलग अलग स्टैंडर्ड बने हुए हैं। एएस नंबर 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, 12th क्लास में चैप्टर है पूरा इस पर। इस तरीके से कुछ कुछ एएस जो हैं वो हम 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे 11 एंड 12। कुछ एएस जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, कंप्लीट एएस जो है वो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर ही होते हैं, सीए कोर्स के अंदर। ये तो ही नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं कि सर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एएस क्या होता है, 2 नंबर का या 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो मैंने आपके लिए 5 लाइनें लिखी हुई हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, 2 पन्नों का आंसर 5 लाइनों में लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, ये पूरा एक सेट बना दिया हमने, इसमें सारी गाइडलाइंस है अकाउंटेंट्स के लिए, इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने अपने अकाउंट्स बनाए। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 काम करने हैं जी, अकाउंट्स बनाते टाइम और अकाउंट्स प्रेजेंट करते टाइम। प्रेजेंट करना मतलब फाइनल रिपोर्ट बनाना, प्रेजेंट करना मतलब फाइनल रिपोर्ट बनाना। तो इन दोनों के टाइम पर मतलब समझ लीजिए जो स्कूल में टीचर्स हैं उनके पास जो गाइडलाइंस आती है स्टूडेंट्स के लिए, वो 2 पार्ट में आती है। एक कि उनको थ्रू आउट द ईयर कैसे पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, एमसीक्यू की फॉर्म में पढ़ाना है कि प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ाना है।
दूसरा उनके जो एग्जाम की जो फॉर्मेट होगा वो किस टाइप का होगा, एमसीक्यू में होगा, फुल फ्लेज होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, उनकी यूटी के मार्क्स भी एग्रीगेट करके जोड़ने हैं कि नहीं जोड़ने, प्रोजेक्ट के मार्क्स जोड़ के एग्रीगेट करने हैं कि नहीं जोड़ने। तो दो अलग अलग काम हो गए। इससे किसी अकाउंटेंट भी अकाउंट्स बनाते टाइम और प्रेजेंट करते टाइम, जब फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे इन्वेस्टर्स को और बैंकर्स को, दोनों में ही हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय आईसीएआई। आईसीएआई की फुल फॉर्म लिखी हुई है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सर व्हाट इज चार्टर्ड? चार्टर्ड मींस स्पेशल अथॉरिटी। चार्टर्ड मींस स्पेशल अथॉरिटी। सीए वर्ड बहुत बार सुना है सर, लेकिन सीए वर्ड का मीनिंग नहीं पता। अकाउंटेंट का मतलब हो गया जो एक सिंपल अकाउंटेंट है जो अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है, उसे अकाउंटेंट कहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट किसे कहते हैं? वो अकाउंटेंट जिसको स्पेशली अथॉरिटी मिली हुई है सीए इंस्टीट्यूट से, साइनिंग पावर मिली हुई है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो आप कंपनीज में, जरूरी नहीं है सीए की डिग्री ही चाहिए, लेकिन सीए की डिग्री होगी तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग की 1.5 गुना 2 गुना हो जाएगी और ग्रोथ का रेट डबल होगा, साइनिंग की पावर होगी। चौथा पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI has set up accounting standard board, ASB। हर चीज के लिए ना एक बोर्ड बनता है। जैसे मूवीज के लिए बोर्ड बनता है कि वहां पर कोई भी मूवी लॉन्च हुई है पहले उसमें चेक की जाती है कि वो सही है कि नहीं, पब्लिक को दिखाएं ना दिखाएं, उसमें कोई गलत चीज नहीं है, नाम गलत नहीं है। जैसे पद्मावती मूवी आई थी, तो पद्मावती का काफी ज्यादा जो है लोगों का नेगेटिव रिव्यू आया कि भाई रिस्पेक्टेड जो है हिस्ट्री थी और ऐसे मतलब गलत नहीं होना चाहिए, इनका नाम यूज नहीं करना चाहिए, उसको नाम चेंज करके पद्मावत किया, आई हटाया। तो ऐसे सब चीजें मतलब चेक की जाती है, बोर्ड होता है। ASB एक अपना बोर्ड बनाया हुआ है, उस बोर्ड के 8 मेंबर जैसे कि मैंने बताया, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनके सामने रखी जाती है, फिर ये अपने एडवाइस देते हैं। लास्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। सर कोई भी चीज अगर हम ऑप्शनल रखें तो कौन फॉलो करेगा? कोई फॉलो नहीं करेगा, इसलिए AS जो है वो मैंडेटरी है। अब सुन लीजिए बात, सर AS मैंडेटरी है। सर मेरी एक छोटी सी दुकान है, मैं करीब 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, तो मैं और आप कह रहे हो कि अकाउंट्स जो है वो मैंडेटरी कंपलसरी, मतलब मैं अकाउंट्स बनाते टाइम उनको जरूर फॉलो करूँ। सर कैसे पॉसिबल? तो नॉर्मल अकाउंटेंट को सारे AS आते नहीं, CA अपॉइंट करना पड़ेगा, पहले 50,000 रुपये CA ले जाएगा, 30,000 मैं कमाता हूँ, कैसे पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो सुनिए ध्यान से, AS मैंडेटरी हैं, लेकिन किसके लिए, कौन कौन से, ये अलग पॉइंट है। सी इंटर में पढ़ते हैं हम लिस्ट कि इन कंपनियों के लिए सारे AS कंपलसरी हैं, इन कंपनियों के लिए ये 10 AS कंपलसरी हैं, इन कंपनियों के लिए ये वाले AS कंपलसरी, इस तरीके से। तो हमारी जी बात, सारे AS हर टाइप के बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं है। हमारी जी बात, मैंडेटरी किसके लिए कौन कौन से हैं, ये हमारे कोर्स के अंदर नहीं, ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ेंगे, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, ना 11th-12th में है ना ग्रेजुएशन में, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर है। ये याद करना कि कौन से टाइप की कंपनी के लिए कौन से टाइप का AS कंपलसरी। अगर कंपनी में सर जॉब करने जा रहे हैं अकाउंटेंट की हम, तो मैं ये चीज़ बताऊंगा इस कंपनी पे कौन कौन से AS एप्लीकेबल है। तो समझ सकते हैं सर, जो प्रोप्राइटरशिप है उसमें मैक्सिमम AS एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फॉलो कर नहीं सकता बेचारा, बट एज अ जनरल सेंस को मैंडेटरी ही कहेंगे। चलिए, तो 5 लाइनें हमने लर्न कर ली थी AS के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हैं कि सर ये गाइडलाइंस का एक सेट बना हुआ है। दूसरा, इसको प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन, इन दोनों कामों के लिए फॉलो किया जाता है, अकाउंट बनाने में भी प्रेजेंट करने में भी। तीसरा, ICAI बनाता है इस AS को। चौथा, ICAI ने एक ASB आउटलाइन बोर्ड जो है वो सेटअप कर रखा है, उसके थ्रू सारी चीजें बनाई जाती हैं, और AS जो है वो कंपलसरी होते हैं, मैंडेटरी। 14 क्वेश्चन पर आ गए। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव बताइए AS के। AS क्यों है, क्या उसके होने से क्या फायदे हैं, क्यों बनाया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके इस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला, AS आर यूज्ड फॉर टू ब्रिंग यूनिफॉर्म, डिस्कस हुआ था यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी वर्ड बना यूनिफॉर्म से, यूनि मतलब हुआ, फॉर्म मतलब फॉर्मेट। हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हर स्टूडेंट सेम दिखे, कोई अमीर ना दिखे, कोई गरीब ना दिखे। अगर यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट ना हो तो हर पर्सन क्या होगा, तो अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग कपड़े पहन करके आएगा, और दूसरा अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग कपड़े पहन करके आएगा। तो डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा, यार ये अमीर है, ये गरीब है, या ये सिख है, ये जैन है, ये पंडित है, ये ऐसा डिफरेंस ना दिखे, हर बच्चा एक जैसा दिखे। ये कॉन्सेप्ट
इस बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाया गया यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट, तो हमारे अकाउंट्स में भी वहीं से ली हुई है बात, यूनिफॉर्मिटी। इस सब के अकाउंट सेम देखिए। रिलायंस का एक बहुत बड़ी कंपनी है और कोई छोटी कंपनी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, उसके अकॉर्डिंग ब्रिटानिया छोटी कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग रिलायंस के अकॉर्डिंग, लेकिन दोनों की अमाउंट में ही अंतर हो। ये नहीं कि मतलब कि रिलायंस की कंपनी कुछ स्पेशल टाइप से बनी हुई है, कुछ अलग से दिख रही है बैलेंस शीट उसकी फाइनल अकाउंट, और ब्रिटानिया कंपनी की कुछ अलग से दिख रही है, छोटी सी दिख रही है, मतलब दिखने में ऐसे लग रही है कि गरीब कंपनी की, ऐसी नहीं दिखनी चाहिए, सेम दिखनी चाहिए। हर एक बैलेंस शीट, हर एक अकाउंट सेम फॉर्मेट में सेम तरीके से प्रेजेंट किया जाए, कोई डिफरेंस ना हो। डिफरेंस अगर होगा सिर्फ डिजिट्स का होगा, यहाँ पे इसका टर्नओवर मान लीजिए 100 करोड़ है, इसका टर्नओवर 10 करोड़ है, ये डिफरेंस तो होगा ऑब्वियसली, अदरवाइज कोई फॉर्मेट नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यूनिफॉर्मिटी का ये कॉन्सेप्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए बनाया हुआ स्टैंडर्ड, यूनिफॉर्मिटी रहे, सबका अकाउंट सेम रहे। दूसरा, प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ऑब्वियसली जब एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा तो एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाएगा जो इजीली समझ में आए सबको, कोई डिफिकल्ट सा ना हो, कोई दिक्कत ना आए समझने के अंदर। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है जी कि जो फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, तो जो इन्वेस्टर है वो जरूरी नहीं है कॉमर्स फील्ड का, इन्वेस्टर जरूरी नहीं कि एजुकेटेड भी हो, लेकिन उसको भी समझ में आ जाए हमारे अकाउंट्स ऐसे बनने चाहिए। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तीसरा है जी हेल्प्स ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग द अकाउंट्स। कौन होते हैं जी ऑडिटर? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं। ऑडिट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करना। हमारे जी मैं ऑडिटर हूँ और सबके अकाउंट्स अलग अलग टाइप के बने हुए, तो फिर मैं कैसे चेक कर पाऊंगा? चेक करने में आसानी रहे तो सबके अगर अकाउंट सेम बनेंगे तो ऑडिटर को भी चेक करने में आसानी रहेगी। सारे अकाउंट्स को जो अपने एएस की लिस्ट है उनसे कंपेयर करता रहेगा। यहाँ पे एस नंबर 2 में इन्वेंटरी के लिए लिखा हुआ था, इसने इन्वेंटरी ऐसे रिकॉर्ड करी, गलत है, मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा, सही है तो ठीक है, उसको भी चेकिंग करने में आसानी रहेगी, इसलिए बनाया हुआ है यस। फोर्थ पॉइंट, फैसिलिटेटिंग द मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ टू और मोर एंटिटीज। सर जहां सबके अकाउंट सेम बनेंगे वही कंपैरिजन हो सकता है। मान लीजिए एग्जाम में आपके क्वेश्चंस अलग आए हैं और एग्जाम में आपके क्वेश्चंस अलग आए हैं, कैसे कंपेयर कर लो कौन अच्छा, कौन पढ़ने में कौन खराब? सब के अकाउंट सेम फॉर्मेट से बनेंगे तभी दो कंपनियां कंपेयर हो सकती हैं। फिफ्थ है जी एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनहांस मतलब इंक्रीज, रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद। तो सर अगर सोच के देखिए कि मान लीजिए आपके अकाउंट्स बने हुए हैं बिना एएस फॉलो करे हो और आपके अकाउंट्स बने हुए हैं एएस फॉलो करे हो, तो मैं किस पर ज्यादा भरोसा करूंगा? ऑब्वियसली उसी पे करूंगा जो एएस फॉलो करके बनाया हुआ है। तो एएस अगर फॉलो करके अकाउंट्स बनाए गए हैं तो इन्वेस्टर को भी भरोसा होता है कि इसके अकाउंट्स सही हो, गड़बड़ नहीं हो। ये पॉइंट है बस। अगर टर्नओवर मेरे उस कंपनी से ज्यादा हो तो मेरे उन्हीं में ज्यादा ट्रस्ट होगा जिनमें मैं एएस फॉलो कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि आपका मान लीजिए टर्नओवर ज्यादा है, लेकिन मुझे पता है कि आपने तो एएस फॉलो करे ही नहीं हुए हैं, आपने हो सकता है कि एडवांस मिला है कस्टमर से उसको भी सेल लिख दिया हो। ठीक बात है, इन्होंने एएस फॉलो कर रहे हैं, इनको पता है सारे कॉन्सेप्ट, इन्हें पता है एडवांस कस्टमर से मिलना सेल नहीं होती, वो लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी लिखा हुआ है इसको। ठीक है कि नहीं है? लास्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग यूजर्स। जो मैंने एग्जांपल अभी बताया कि जो एएस फॉलो करते हुए बना रहा है तो यूजर्स का कॉन्फिडेंस में ज्यादा आएगा, यूजर्स का कॉन्फिडेंस उसमें ज्यादा आएगा। जैसे शेयर मार्केट में भी डिस्कस किया जाता है ये बात कि पेनी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। पेनी स्टॉक कैसे होते हैं? वो कंपनी जो बिल्कुल छोटे लेवल पर होती है, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से कम का होता है, उनको छोटी कंपनी कहा जाता है, और उनमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। रीजन क्या होता है कि वो बड़ी कंपनियां नहीं हैं, वो हर एक एएस फॉलो नहीं करती। तो मुझे भले ही प्रॉफिट दिख रहा हो, भले ही टर्नओवर दिख रही हो, लेकिन हो सकता है वो उन्होंने अपने हिसाब से अकाउंट बना रखे हैं, शायद वो फैक्ट ना हो। जो बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, जो स्मॉल कैप जो कंपनियां होती हैं, मतलब 10,000 करोड़ से ऊपर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसी जो कंपनियां होती हैं इनमें सारे एएस एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए वो सारे अकाउंट्स फॉलो करने के बाद अपने अकाउंट्स बनाती हैं, तो उनमें एक्यूरेसी के चांस ज़्यादा होते हैं अकाउंट्स जो बनाए। तो यूजर्स में कॉन्फिडेंस आता है अगर एएस फॉलो कर रखा है, इसलिए एएस बनाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन 15 में क्वेश्चन 14 वाला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस ये बोल दिया कि मेन ऑब्जेक्टिव बता दो, सबसे मेन है ऑब्जेक्टिव एएस का, वो बता दीजिए। यूनिटी में कैसे लिखा हुआ है देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यूनिफॉर्मिटी है सबके अकाउंट सेम लिखें, एंड टू एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी। ट्रांसपेरेंट है मतलब अपर्दर है, अकाउंट्स मतलब कंपनी के अंदर जो है वो हमें साफ साफ दिख रहा है, एल के अंदर कुछ और है, हमें कुछ और दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से पता है, जो अकाउंट्स बने आ रहे हैं, जो मेथड फॉलो हो रहे हैं वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहे हैं, बार-बार चेंज नहीं हो रहे, शिफ्ट नहीं हो रहे। एंड कंपैरेबिलिटी, लास्ट ईयर के अकाउंट्स को इस साल के अकाउंट्स से हम इजीली मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक कंपनी में मैं पैसा कैसे क्यों लगाऊं, कैसे लगाऊंगा? सर लास्ट ईयर सेल 100 करोड़ थी, इस साल सेल 120 करोड़ की है, 20% का इंक्रीज हुई है, सेल इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, हाई कंपनी में। जैसे मैं बोलूं इस कंपनी की सेल 150 करोड़ है, पैसा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? आपको कैसे पता? कुछ पता ही नहीं ना कि सर पता नहीं कंपनी ग्रो कर रही है या बड़ी है छोटी, कैसे पता लगेगा? डिसीजन तभी तो लेंगे जब कंपेयर होगा। आपको दिखा लास्ट ईयर 120 करोड़ की सेल थी, अब 150 है, चलो कंपनी बढ़िया है। या लास्ट ईयर 200 थी, इस साल 150 है, कम में डाउन जाएगी, पैसा मत लगाओ उस पर, लगाओगा तो निकाल। कंपैरिजन से ही डिसीजन मिलता है। मैंने आपको मार्क्स का एग्जांपल भी दिया था पहले, मैं कहता हूं कि आपके 80% मार्क्स आए हैं, अब वो अच्छे हैं बुरे हैं पता नहीं, अच्छे बुरे कैसे पता लगेगा? जब क्लास में ऑन एन एवरेज मार्क्स देखे जाएं, उससे कंपेयर करो। ये जो क्लास में टॉप 3 बच्चों के मार्क्स हैं और आपके मार्क्स हैं, उससे कंपेयर करो। जैसे कि हमारे क्या होता है, स्टूडेंट बोल कि दो बार क्या हुआ है मेरे साथ भी, स्टूडेंट ने बोला सर मेरे 50 में से ना 30 मार्क्स आए हैं, मगर आप तो पढ़ने में अच्छे खास थे, आपके मार्क्स कम कैसे रह गए? सर पेपर ही ऐसा आया था, मैडम ने चेकिंग ऐसी करी, तो मेरी गलती नहीं है सर इसके अंदर। तो मैं उसका क्वेश्चन क्या होता है, हाईएस्ट मार्क कितना ही बताओ। मान लो हाईएस्ट भी 30 के आसपास ही, 31 32, और आपके 30 हैं, फिर तो सही है। मतलब टीचर की गलती होगी कि पेपर या तो बहुत ज़्यादा लेंथी बना दिया, या आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन दे दिए, या चेकिंग ऐसी करी सबके मार्क्स काट लिए, तो मान सकते हैं। लेकिन आपने कहा सर हाईएस्ट तो 45 आए, और इसके 45 कैसे आ गए? फिर आउट ऑफ कोर्स कहाँ से आए क्वेश्चन? मैडम ने चेकिंग उसकी क्यों ईजी करी, आपकी क्यों टाइट करी? समझ आ रही बात? तो कंपैरिजन से ही आंसर मिल पाता है, तो कंपैरेबिलिटी रहे, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है एएस का। 60th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, आईएफआरएस। फर्स्ट पॉइंट में उसकी फुल फॉर्म लिखी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो समझ लीजिए जो एएस है वो रुपी है, और जो आईएफआरएस है वो डॉलर। लिखना नहीं है एग्जाम में, नॉलेज के हिसाब से बता। समझ लीजिए फॉरेन का एएस, जो जैसे हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज हम सीखने के बाद किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, बेसिक लैंग्वेज मानी गई है, वो हर कंट्री में इसको उसका नॉन पर्सन मिल जाएगा। इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को ही क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इंग्लिश सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज, वर्ल्ड की ईजीएस्ट लैंग्वेज इंग्लिश। हिंदी सेकंड टफेस्ट लैंग्वेज में आती है, सबसे टफेस्ट चाइनीज होती है, सेकंड टफेस्ट लैंग्वेज हिंदी, सबसे टफेस्ट हमें आती है। ऐसे जो आईएफआरएस है, सुने ध्यान से, आईएफआरएस ना इंटरनेशनल लेवल पे बनाया हुआ है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमने एएस बना दिया। अब जो जो कंट्री उसी को फॉलो करना चाहे वो फॉलो कर सकती है, या कंट्री अपना बनाना चाहे अपना बना सकती है। समझ लो इस बात को। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है? जैसे इंग्लिश समझ लीजिए, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अब हर कंट्री को छूट है कि अपनी कंट्री में भी इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर लो, या अपनी कंट्री की जिस मर्जी लैंग्वेज में बोल, वो आपकी इच्छा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसी तरीके से आईएफआरएस बना दिए, इंटरनेशनल लेवल पर ये स्टैंडर्ड्स हैं जी, ये बेसिक हैं, ये सबको पता होने चाहिए। अब आपको ये अच्छे लग रहे हो तो वही फॉलो कर लो, या अपनी कंट्री के नए बना लो। तो इंडिया में अपनी कंट्री के नए बनाया एएस के नाम से, ठीक। हालांकि 98% कॉपी पेस्ट कर रखा है, जो आईएफआरएस में लिखा हुआ है वही कॉपी पेस्ट कर रखा है एएस के अंदर। दो जगह अलग है, बस वो तो डिस्कस करेंगे दो जगह कौन कौन सी। फुल फॉर्म याद करना चाहिए पहले इसकी, आईएफआरएस की इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस का फुल फॉर्म। दूसरा पॉइंट, IFRS are a set of accounting standards developed by the International Accounting Standard Board। सर अकाउंट जो इंडिया वाले थे उसके बोर्ड का नाम क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, शॉर्ट में बोलूं तो ASB। IFRS का जो बोर्ड है उसका नाम क्या है?
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। 1 मार्क में बड़ा चाहिए था क्वेश्चन है ये कि इंडिया के जो बोर्ड है उसका नाम बताओ। ऑप्शन पता कैसे आते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। गलत हो गया ना ऑप्शन, ये तो नाम कोई है ही नहीं, दो ही नाम है बस, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एक तो नाम ये ASB, दूसरा नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड IASB, दो ही नाम है बस। IFRS के लिए IASB है इंटरनेशनल वाला, और इंडिया के लिए ASB वाला। ऑप्शन ऐसे कंफ्यूज करने देगा इंडियन अकाउंटिंग बोर्ड, तो गलत हो गया ऑप्शन। वैसे बड़ा अलर्ट रहना जी गलत ऑप्शन से। दोनों डिफरेंस भी आ सकता है। हाँ IFRS मतलब IFRS के लिए इंटरनेशनल वाला है, इंडिया के लिए ASB वाला है। तीसरा है जी IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड और IFRS आर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू। ये है जी फर्क समझते हैं। तो बताया था मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में बताई थी ये बात कि सर बिल्डिंग मैंने खरीदी 20 लाख रुपए की और मार्केट में इसकी वैल्यू 30 लाख रुपए हो गई है, तो अपने बुक्स में मैं इसको 20 लाख पर दिखाऊं या 30 लाख पर दिखाऊं? तो इंडिया में हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, यहाँ पर कॉस्ट पर दिखाते हैं 20 लाख, और IFRS के अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू पर फेयर वैल्यू पे दिखाया जाता है 30 लाख। मैंने बताया था दोनों ही सही हैं, दोनों का व्यू पॉइंट का फर्क है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट वालों को कहना है कि सर जब हमने एसेट को बेचना ही नहीं है तो मार्केट वैल्यू देख ही क्यों रहे हो, अपने घर के अंदर रह रहे हो आप, आपकी घर की वैल्यू 1.5 गुना हो गई, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, सोना बेच दोगे? घर में रह रहे हो उसको आप, तो जब बेचने ही नहीं आपको घर, तो मार्केट वैल्यू देख ही क्यों रहे हो? तो मार्केट वैल्यू देखना ही गलत है, उस पर देखो ही मत, कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते रहो। नेट कॉन्सेप्ट ये है। और मैं कॉन्सेप्ट ये है कि भैया इन्वेस्टर जो है वो आज की वैल्यू देख करके पैसा लगाता। अगर मेरी बिल्डिंग 20 की नहीं, आज की डेट में 30 लाख की वैल्यू, 30 लाख पर दिखाऊंगा मैं उसको, ज़्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं कि मेरी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी क्यों रहा? उसका व्यू पॉइंट भी गलत नहीं है, उसका व्यू पॉइंट भी सही है। तो IFRS में फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। ये पहला था। दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड, रूल बेस्ड। एस में है जो रूल बेस्ड है, रूल एग्जांपल देता हूं उसमें रूल बेस्ड का क्या मतलब हुआ। जब हम ग्रेजुएशन 12th क्लास में हम पढ़ेंगे बुक 3, उसमें कंपनीज की जो फाइनल बैलेंस शीट बनती है, उस बैलेंस शीट में पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, उसमें पता है कि हमें सीक्वेंसिंग याद करनी है। फॉर एग्जांपल हमारी बैलेंस शीट के अंदर 14th नंबर पे अगर बिल्डिंग लिखी जाती है तो वो 14th नंबर पर ही आएगी, ना 13th ना 12th। हमें सीरियल नंबर भी याद रखना है, 12th क्लास में करेंगे, बुक 3 चैप्टर बनने। फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिटर्स हैं हमारे, वो लायबिलिटी साइड में 10th नंबर पर आते हैं, तो वो 10th पर ही आएंगे, ना 8th ना 9th। ये लर्न करना है, ये रूल है, ताकि हर कंपनी की बिल्कुल सेम सीक्वेंसिंग भी रहे। ये तो इंडिया में। और IFRS में क्या होता है सिस्टम, उसमें क्या होता है कि देखो ये कंपनी को छूट दे रखी है कि भाई मेरी कंपनी में अगर मान लीजिए कि मशीनरी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगी हुई है, मतलब मेरी कंपनी के अंदर मशीनरी मोस्ट एट्रैक्टिव पॉइंट है मेरे लिए, आइटम है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कि बाकी जो मेरी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं वो मशीन लगाती हैं 20 करोड़ 30 करोड़ की, लेकिन मेरी कंपनी में 150 करोड़ की मशीन लगी हुई है। ये मेरा मेजर फैक्टर है, तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो ऊपर लिखना चाहता हूँ मैं इसको, तो मैं लिख सकता हूँ। रूल नहीं है कि इसको 14 नंबर पर ही लिखना। तो ये एक डिफरेंट हो गया, एक डिफरेंस हो गया IFRS में और AS में। इन दो डिफरेंस के अलावा बाकी पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है IFRS को AS में। तो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, AS आर रूल बेस्ड। AS आर रूल बेस्ड।
जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है IFRS आर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट, ब्रैकेट में लिखें AS आर बेस्ड ऑन AS आर बेस्ड ऑन historical cost concept, are based on historical cost concept. और एक या दो मार्क में भी डिफरेंस भी आ जाता है एएस और आईएफआरएस में, तो ये 2 पॉइंट हमारे काम करेंगे। थर्ड लास्ट पेज पर आ गए थे। थर्ड लास्ट पेज, इसकी हेडिंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसकी हेडिंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पढ़े जी। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी फॉर, किसके लिए कंपलसरी हैं? ऑप्शन दिया हुआ ए कंपनीज, ऑप्शन बी पार्टनरशिप, ऑप्शन सी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन नंबर डी सोल प्रोप्राइटरशिप। को सोच सकते हो सर बड़ी चीजों के लिए ही रूल फॉलो हो सकते हैं क्योंकि वही अफोर्ड कर सकते हैं। कंपनी आंसर हुआ, प्रोप्राइटरशिप स्मॉल लेवल पर होती है, पार्टनरशिप मीडियम लेवल पर होती है, कंपनी बड़े लेवल पर होती है, वही अफोर्ड कर सकती हैं, इसलिए उन्हीं के लिए केस कंपलसरी रखा हुआ। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में आता है जो चैरिटी के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम। सेकंड क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स। क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं जी कि हमारे जो एएस हैं वो लॉ क्या है वो बताता है और लॉ को कैसे अप्लाई करना है वो भी बताता है, दोनों काम बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन बी में क्या लिखा है कि जो लॉ है, जो प्रिंसिपल है, जो रूल है वो, और दूसरा बात उन प्रिंसिपल को यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो दोनों बातें में हेल्प करता है। तो सी ऑप्शन आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डैश द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब लिखिए लॉ, कानून। स्टैट्यूट का मतलब लॉ, कानून। अच्छा जी, तो हाँ बिल्कुल सही है आप। क्वेश्चन क्या सिखा रहा है यहाँ पर हमें? एएस बड़ा कि लॉ बड़ा? क्वेश्चन यहाँ पर है एएस वर्सेस लॉ। सुनो ध्यान से, किसको प्रेफरेंस देनी है, किसको हमें ऊपर रखना है, इस पे क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कंफ्यूजन हो जाएगी सर एएस भी तो लॉ एक तरह का, तो एएस वर्सेस लॉ किस कौन से लॉ से इसको कंपेयर किया जा रहा है? एएस खुद भी तो अकाउंट्स का लॉ है। तो सुने सर, मान लीजिए मैं कंपनी हूं, तो मैं कंपनी एक्ट 2013 इस एक्ट के अंदर मुझे खुद को रजिस्टर कराऊंगा। तो मान लीजिए मैं बैंकिंग का बिजनेस कर रहा हूं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर अपना बिजनेस रजिस्टर कराऊंगा। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म चला रहा हूं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके अंदर अपना बिजनेस रजिस्टर कराऊंगा। तो मेरे को पर्टिकुलर वो लॉ मेरे पर एप्लीकेबल होगा। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब समझिए सब, मैं कंपनी है मेरी ABC लिमिटेड के नाम से, तो मेरे पर एएस भी एप्लीकेबल है और मेरे पे कंपनी एक्ट के रूल्स भी एप्लीकेबल है, करेक्ट? कंपनी एक्ट ने मान लीजिए बोल दिया कि डेप्रिसिएशन का मेथड एसएलएम यूज करो और एएस कह रहा है कि डब्ल्यूडी यूज करो, तो मैं कौन सा यूज करूं? तो मैं एसएलएम यूज करूंगा। रीजन क्या है देखिए, क्योंकि देखो एएस ने खुद कह रखा है। तो फॉर एग्जांपल सुनो आप, भाई आपके फॉर एग्जांपल आपके बड़े ब्रदर हैं या बड़ी सिस्टर है, तो आपको जो बोले आपको करना है, वो आपकी समझ लो एज अ गार्जियन है, ठीक? वो जो बोलेंगे वो आपको करना है। लेकिन अगर मान लीजिए डैडी ने कुछ और बोला और बड़े ब्रदर ने कुछ और बोला, तो प्रेफरेंस डैडी को दी जाएगी, वो बड़ा लॉ हो गया, ठीक? तो इसी तरीके से देखो ऐसा क्यों कर रखा है ये भी सोचो, क्योंकि जो एएस बनाए जाते हैं ना वो एज अ जनरल बनाए जाते हैं। जैसे एएस नंबर 2 मैंने बताया इन्वेंट्री के लिए। अब चाहे इन्वेंट्री कंपनी की हो, चाहे इन्वेंट्री सर्विस इंडस्ट्री वाली कंपनी की हो, चाहे इन्वेंट्री बैंकिंग की हो, कोई सी भी टाइप की इन्वेंट्री हो, तो एक जनरल बना रखे हैं, जनरल। अब जो बैंकिंग का एक्ट है वो स्पेशल बैंकिंग वाली कंपनीज के लिए,
मैनी है ना, कंपनी एक्ट जो है वो स्पेशली कंपनीज के लिए ही है, बस वो स्पेशल एक्ट है, वो स्पेशल उसके लिए फॉलो होगा, इसमें उनको प्रेफरेंस देंगे। तो ना की बात, तो एएस प्रिवेल नहीं कर सकता लॉ को, लॉ फर्स्ट प्रेफरेंस में है, एएस सेकंड प्रेफरेंस में है। अगर कॉन्ट्रडिक्ट करे तो दोनों साथ में फॉलो हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि बताता हूँ आपको मैं, एट प्रेजेंट एएस में कभी भी कोई मेथड नहीं लिखा होगा। एएस नंबर 10 है, उसके अंदर ऑप्शन की बात कर रखी है, उसमें आज तक कोई मेथड मेंशन नहीं है कि इस कंपनी को ये वाला मेथड यूज करना है, इसको ये वाला मेथड यूज करना है। तो समझा रखा है, बस प्रिडिक्शन के बाद चूज करने का टाइम ये चीज देखो, वो चीज देखो, सब समझा रखा है। मुझे लगता है कि ये वाला मेथड फॉलो करना है, तो कॉन्ट्रडिक्ट करती नहीं है। 99% केस में कॉन्ट्रडिक्शन होता ही नहीं है। बाई चांस हो जाए तो लॉ ऑफ प्रेफरेंस देंगे। इसका आंसर क्या हुआ सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, उसके ऊपर नहीं जा सकता। फोर्थ क्वेश्चन है जी, आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ढूंढने ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया जी? अच्छे से कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे आईएएसबी बना रखे हैं उन्होंने। फिफ्थ क्वेश्चन जी, द पर्पस क्या है जी इसका बताइए। पर्पस क्या है जी फिफ्थ क्वेश्चन में? ऑल ऑफ द सारी पर्पस है, सब कुछ पढ़ा हुआ हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर। सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the following provide framework and accounting policy so that financial statement of different enterprise become comparable? सेम हो जाए सबके सब। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऑप्शन है। लास्ट, certain norms which are followed by accountant while preparing accounts, ताकि weakness ना रहे, misunderstanding ना हो। वो कौन बताता है हमें? एस बताता है। आगे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जी, a change in accounting policy is justified by comply with AS, comply with law, ensure more appropriate presentation, all of this। क्या मतलब है इसका? तो लास्ट ईयर मेरा मेथड एसएलएम था, अब मैं डब्ल्यूडीबी पे शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं अकाउंट्स बनाते टाइम ये चेंज कर दिया। अब जो ऑडिटर आएगा चेक करने के लिए, वो कहेगा भाई ऐसा क्यों करा आपने, इसको हटाओ। एक बार आप एसएलएम यूज करो तो एसएलएम यूज करना है आपको। तो मेरे पास 3 तरीके हैं उसको सेटिस्फाई करने के, उसको मनाने के। पहला तरीका है कि कंप्लाई विद एएस। मैं कहूँगा सर एएस में नया रूल आया है कि हमारे टाइप की कंपनी को डब्ल्यूडीबी यूज करना है, इसलिए मैं शिफ्ट हुआ। आप चेक कर सकते हो, वो चेक कर लेगा, अगर ऐसा है तो सेटिस्फाई हो जाएगा, अलाउ कर देगा। समझ आ रही है बात? पहला ऑप्शन कह रहा है एएस खुद कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कहता है कंप्लाई विद लॉ। मैं कहता हूं सर मेरी कंपनी जो है वो बैंकिंग के अंदर आती है, बैंकिंग में रूल ये आया है कि सारी बैंकिंग को अब डब्ल्यूडीबी यूज करना, इसलिए चेंज करा है सर मैं। वो चेक कर लेगा, रूल ऐसा ही है, सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर ओके कर देगा। तीसरा तरीका ये है कि सर मेरी कंपनी को ये वाला मेथड सूट करता है, मैंने गलत चूज कर लिया था, क्यों? एक एग्जांपल सुनिए। इसमें डेप्रिसिएशन का रेट कम होता है जनरली, और इसमें रेट ज्यादा होता है जनरली। मतलब फॉर एग्जांपल इसमें रेट 10% है, उसमें 20% है। 10 लाख की मशीन है तो इस पर डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए लगेगा, इस पर डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए लगेगा। मतलब इसमें मशीन जल्दी जल्दी कम हो जाएगी उसकी वैल्यू, इसमें मशीन धीरे धीरे कम हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? एग्जांपल दे रहा हूं सर, मैंने मतलब बता रहा है कि सर मैंने एसएलएम यूज किया था क्योंकि जिस कंपनी से मैंने मशीन खरीदी थी उसने कहा 10 लाख की 10 साल की इसकी लाइफ है, तो अब अच्छी खासी लंबी लाइफ है, तो मैंने एसएलएम यूज करा, रेट 10% रखा। लेकिन सर जो मैंने मशीन इंस्टॉल करी ना वो समुद्र के किनारे फैक्ट्री जो लगी है वो उसके आसपास है, तो पानी के मॉइस्चर की वजह से, मौसम की वजह से ये जंग ज़्यादा लग रहा है, जल्दी जंग पकड़ रही है मेरी मशीन, जाम हो जाती है, बबलिंग करनी पड़ती है, पानी चला जाता है, तो खराब जल्दी जल्दी होने लग रही है। मुझे लग रहा है कि मशीन जल्दी जल्दी खत्म, जल्दी जल्दी इसकी लाइफ कम हो जाएगी, 10 साल चलेगी नहीं। मशीन बेचने वाले की गलती नहीं है, एनवायरनमेंट की गलती है। इसलिए मैं मेथड पे शिफ्ट हूँ ताकि डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगे और जल्दी इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। अभी सेटिस्फैक्टरी है आंसर, जेन्युइन दिख रही है बात। सर आप चेक कर सकते हो जाकर के मशीन की पोजीशन क्या है। हमारी जो नॉर्मल मशीन है बाकी फैक्ट्रियों में वो नॉर्मल सही चल रही है, ये वाली मशीन जो है वो समुद्र के पास है, उसकी लाइफ कम होती जा रही है, इसलिए हमने शिफ्ट करा। सेटिस्फैक्टरी रीजन, ऐसा कुछ हमें रीजन दे तो इन 3 तरीकों से हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर।
Then जी accounting policies are prescribed by AS1, are laid down by law or are same for all concerns या change from concern to concern। तो डी ऑप्शन है इसके अंदर change from concern to concern। हर कंपनी के लिए अपनी पॉलिसी हो सकती है, भाई मुझे SLM सूट कर रहा है, किसी को WDP सूट कर रहा है, कंसर्न टू मतलब कंपेयर टू कंपनी। थर्ड क्वेश्चन जी, which of the following is one of the major consideration? जो मेन कंसीडरेशन उसमें मेन पॉइंट दिखाया जाएगा, governing the selection and application of accounting policy। प्रूडेंस सर, नुकसान मान लो, प्रॉफिट मत मानो, मेटीरियलिटी काम की चीज देखो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म? सर 1 मार्च 2021 को मेरी कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी मशीनरी थी, वो किसी वजह से टूट गई अचानक से। इंजीनियर को बुलाया, उसने कहा कि रिपेयर नहीं हो सकता, इसका जो बड़े पार्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, आपको नई मशीन ही खरीदनी पड़ेगी। मैंने मशीन के वेंडर को तुरंत फ़ोन करा और कहा भैया फटाफट से मशीन भेज दो। मैंने कहा लेकिन भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ लोन की, जैसे लोन पास हो जाएगा मैं आपको पैसे भिजवा दूंगा। जानकार था, मशीन लेते रहते हैं, उसने भेज दी मशीन हमारे पास आ गई। हमने मशीन की जल्दबाजी इसलिए करी क्योंकि वर्कर खाली बैठे हुए थे। वर्कर को सैलरी हर महीने फिक्स जानी है, चाहे खाली बैठे रहें चाहे काम करें, क्योंकि अगर खाली बैठे हमारी गलती से तो देने पड़ेगी ना पेमेंट। तो हमने फटाफट से मशीन मंगा ली, मशीन हमारे पास आ गई, ना बिल आया है ना पेमेंट हुई है, बस मशीन आ गई हमारे पास। 1 मई 2021 इस दिन को बिल बना, 1 जून 2021 इस दिन को पेमेंट हुई। अच्छा, लेकिन 1 मार्च और 1 मई से के बीच में आ गई 31 मार्च 2021, हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड होने की डेट। इस दिन फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इस डेट पर मैं मशीन अपनी बुक्स में लिखूं या ना लिखूं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। बिल नहीं बना है, पेमेंट नहीं हुई है, लीगल ओनरशिप नहीं आई है, ये आंसर्स दे रहे हैं कि भाई मत लिखो, लेकिन मशीन मेरे पास आ चुकी है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये आंसर्स दे रहे हैं कि मशीन लिख लो। करेक्ट आंसर है जी मशीन लिख ली जाएगी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये सिखा रहा है। सब्सटेंस का मतलब कहता है जो एक्चुअल में फैक्ट है, जो चीज़ें। ओवर फॉर्म, फॉर्म का यहाँ से मतलब है फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी से ऊपर है एक्चुअल फैक्ट्स। ठीक है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल नहीं आया तो हमारे पास ओनरशिप नहीं आई, मतलब प्रैक्टिकली हमारे पास मशीन आ गई, हम रिटर्न भी नहीं कर सकते, उसको हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, पेमेंट करनी ही पड़ेगी। बिल तो ऊपर नीचे बन सकता है, फॉर्मेलिटी होती है, पेमेंट फॉर्मेलिटी होती है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये सिखाता है कि फॉर्मेलिटी से ऊपर हट करके हमें सब्सटेंस एक्चुअल चीज़ देता है। इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया जी। हर चीज़ को हमें ध्यान रखना है कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करने से पहले। सर अगर जैसे बीच में मशीन खराब हो गई तो क्या होगा? रिपेयर करा लेंगे। सर अपने वाले से पार्टी नहीं मिला तो? हाँ जी, पार्टी नहीं मिला उस चीज का तो देखो मशीन जब जब मशीन खरीदी जाती है उस पर डिस्कशन होता है पहले से कि भाई इसके पार्ट अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, तो वेंडर प्रोवाइड कराएगा कि नहीं कराएगा, या फिर हम एएमसी लेके रखेंगे कि कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं है तो वेंडर प्रोवाइड कराएगा, या फिर हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं, हमने मशीन ऐसी मंगाई है जो यूज़ एंड थ्रो, ऐसी मशीनें बहुत आती हैं जो यूज़ एंड थ्रो होती है, मतलब रिपेयरिंग नहीं होती उनकी, मशीन खरीद ली यूज़ कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी टाइप की अभी चलना है तो 2-3 साल निकाल दी, 10 साल निकाल दी, ना चले तो 2 महीने भी ना चले, रिस्क पर लेकर के ऐसी भी होती है। आगे बढ़ते हैं। Selection of appropriate accounting policy is not based on, किस चीज पर बेस्ड नहीं होती, बताइए फटाफट से। स्टार्ट कर दिया था All of the बताइए फटाफट से। अकाउंटिंग पॉलिसी किस चीज पे बेस्ड नहीं है? अमाउंट इन्वॉल्व सर, मान लीजिए 4 लाख के एसेट के लिए अलग रूल, 5 लाख के लिए एसेट के लिए अलग रूल, ऐसा होना होगा, है ना? तो अमाउंट की वजह से हम अपनी पॉलिसी ना बदल देंगे। प्रूडेंस मटेरियल मैटर करता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म मैटर करता है, मटेरियलिटी मैटर करता है, अमाउंट में। तो सी आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज आर टू बी स्टैंडर्डाइज्ड टू अचीव, क्या अचीव हो जाए सर? ट्रांसपेरेंसी, अपर्दा भी रहे, कंसिस्टेंसी भी रहे, कंपैटिबिलिटी भी रहे, ऑल ऑफ।
which is not an example of an accounting policy. कौन सी accounting policy का example नहीं है? देखो पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब समझते हैं जी पहले फिर से एक बार। सर अकाउंटिंग पॉलिसी वो है जहाँ पर हमारे पास चॉइस होती है, जैसे एसएलएम यूज करोगे, डब्ल्यूटीपी यूज करो, चॉइस होती है। ऑप्शन नंबर बी, फिक्स्ड एसेट की वैल्यूएशन में चॉइस है कि कॉस्ट या मार्केट वैल्यू। ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सर मुझे अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पर कुछ पेमेंट करनी, कुछ लमसम पेमेंट करनी, तो इस खर्चे को मैं आज से रिकॉर्ड करना चालू कर दूं थोड़ा थोड़ा, तो उसी टाइम रिकॉर्ड करूं। यहाँ पर पॉलिसी की क्वेश्चन है, क्या पॉलिसी में यूज करता हूँ? वैल्यूएशन इन्वेंटरी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूँ कि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करूँ? कोई पॉलिसी का ऑप्शन है मेरे पास? गोइंग कंसर्न, कोई पॉलिसी का ऑप्शन थोड़ी ना है। तो मेरी कंपनी लॉन्ग टर्म में चलेगी या नहीं चलेगी, कंपनी बनाने के टाइम पे पता होगा मेरे को, कोई पॉलिसी थोड़ी ना जो मैं चूज करना है मेरे को। तो ये ऑप्शन इसलिए आंसर है इसका। कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है? वो गोइंग कंसर्न है। ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये क्या है? ये अजम्पशन है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, ये पॉलिसी नहीं। पॉलिसी होती है यहाँ पर चॉइस हो, ऑप्शंस हो कुछ। 7 पर आ गए जी, एज पर AS1 डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट। क्या मतलब हुआ? देखो एज स्टेटमेंट होता है, एज नंबर 2 इन्वेंटरी का है, ऐसे एज नंबर 1 डिस्क्लोजर का है। वो कहता है कि जो भी ऑडिटर डिस्क्लोज करे वो अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होना चाहिए, और जो लोग फाइनल अकाउंट्स देख रहे हैं वो डिस्क्लोजर भी देखें कि ऑडिटर ने ये चीजें लिखी हुई है, इस कंपनी में ये गड़बड़ है, ये सही है, ये ओवर दिखा रखा है, ये गलत दिखा रखा है, ये चेंज करा है, सब फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होना चाहिए, पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। 8th क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। सर अगर मैंने कोई गलत पॉलिसी ले ली तो उस वजह से क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस कम दिखे, ऐसा हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा दिख जाए, ऐसा हो सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है सर हो सकता है कम दिखे, हो सकता है ज्यादा दिखे। तो सी ऑप्शन सही हो गया। गलत पॉलिसी से कुछ भी हो सकता है, ज्यादा या कम। सी ऑप्शन सही हो गया। 9th क्वेश्चन पर आ गए जी, which of the following is not an example of change in accounting policy। अकाउंटिंग पॉलिसी में हम चेंज कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है ये बताना है जी हमको। तो पहले वाले में चॉइस थी, मेथड कौन सा यूज करें डेप्रिसिएशन का, तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। बी ऑप्शन, इन्वेंटरी को वैल्यू कैसे करें कॉस्ट पे कि मार्केट वैल्यू पर, पॉलिसी का चेंज है। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कॉस्ट पे करें कि मार्केट वैल्यू पे करें, मेथड का चेंज है। सी ऑप्शन, डबल एंट्री से सिंगल एंट्री, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है हमारी, तो मेथड। और हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब हर एक चीज को डुअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करें। छोटे दुकानदार है सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करें, तो मेथड शिफ्ट नहीं हो रहा, ये हमारा अकाउंटिंग का बेस ही शिफ्ट हो गया। तो सी आंसर हुआ, जो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, मेथड का चेंज। 10th question is the area wherein different accounting policies can be adopted are। कौन-कौन सा एरिया जहाँ पे अलग-अलग पॉलिसी यूज कर सकते हैं सर? इन्वेंटरी में, रिटायरमेंट में, गुडविल में, ऑल ओवर सब जगह। अरे क्या मेथड्स हैं? चलिए फिर इन ब्लैंक्स पर आते हैं। Business entity concept implies that a business unit is dash from the persons who supply capital to it. Separate. बिल्कुल सही है, separate. Second question. According to dash concept, revenue is considered as being earned on the date on which it is revenue recognition. सही है, revenue recognition. Revenue recognition. Third question, the dash concept requires that the same accounting method should be used from one period to next. Consistency, बिल्कुल सही है। Fourth question, transactions between owner and business are recorded due to business entity concept, business entity concept, उसकी वजह से दोनों को सेपरेट माना जाता है। Sixth point, withdrawal of money by the owner is not an expense, but fifth like अच्छा sorry, going concern concept assumes that business will be carried out for dash period, indefinite period या unforeseeable period, indefinite या unforeseeable।
Next, withdrawal of money by the owner is not an expense but a reduction of dash and dash. Capital and cash. दोनों सही है, capital and cash. Capital and liability. कैसे? Liabilities increase or decrease और ये internal liability जो है. कैपिटल को हम बोल रहे हैं जब टोटल लायबिलिटी दो बार होती है ना चीज बार, तो कैश भी तो कम हो रहा है ना. एसेट सर हो सकता है कैपिटल एंड एसेट. कैपिटल एंड एसेट भी ठीक है, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली पता, मैं मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैंने दुकान से पैसे निकाल लिए तो क्या कम हो रहा है, एक कहता है एसेट कम हो रहा है, एक कहता है कैश. दोनों बातें सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा होगा, क्योंकि परफेक्ट पता है. एसेट को कैसे. Seventh question, the dash concept requires that accounting transactions should be free from basis of accountants and others. ये बेसिस की जगह बायसनेस है, मतलब अकाउंटेंट बायसनेस ना करे, भेदभाव में बायसनेस मतलब भेदभाव ना करे. जैसे अकाउंटेंट कहते हैं जी एक नंबर की अकाउंट होती है, मतलब ये अनएथिकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक नंबर की अकाउंट होती है, दो नंबर की अकाउंट्स होती है, तीन नंबर की अकाउंट्स होती है. एक नंबर की अकाउंट जो बिल्कुल जेन्युइन है, जिसका पता गवर्नमेंट को भी है, जिसका पता ओनर को भी है, जिसका पता अकाउंटेंट को भी. दो नंबर की अकाउंट जहाँ गवर्नमेंट से छुपा रहे हैं, जिस अकाउंट्स के बारे में सिर्फ हमारा प्रोप्राइटर और अकाउंटेंट जानता है और कोई नहीं जानता. तीन नंबर के अकाउंट जो प्रोप्राइटर को भी नहीं पता, सिर्फ अकाउंटेंट को पता है, कुछ ऐसी गड़बड़ कर रहा है, तो तीन नंबर के अकाउंट्स हो गए. तो ऐसे इन चीज़ों से फ्री होनी चाहिए, इन चीज़ों से आज़ाद होनी चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन बननी चाहिए अकाउंट. तो इसका आंसर लिखना चाहिए वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव. वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव. ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए. 8th क्वेश्चन कहता है जी गोइंग कंसर्न इज अ डैश अकाउंटिंग असम्पशन. फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन. यहाँ पे एज्यूमिंग 8 पॉइंट में ना एज्यूमिंग लिखा हुआ है, एज्यूमिंग कट करके अकाउंटिंग लिख लो उसमें. गोइंग कंसर्न इज अ डैश अकाउंटिंग असम्पशन, है ना. एज्यूमिंग असम्पशन कुछ लिखा हुआ बट काउंटिंग असम्पशन वहाँ पे करेक्शन कर लें, प्रिंटिंग मिस्टेक है. 9th point, total of debit and credit of trial balance matches because of dual aspect की वजह से total of debit total of credit मैच करता है, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है. ट्रायल बैलेंस क्या होता है चैप्टर 14 में से. 10 point, इंडियन एएस आर डैश बेस्ड अकाउंटिंग. बताइए इंडियन एएस आर रूल बेस्ड. सही. ट्रू फॉल्स पर आ गए जी. अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड पार्टनरशिप कंसर्न्स. फॉल्स है जी. सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट तो हर एक टाइप ऑफ बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट टेक्स इनटू अकाउंट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी यूनिट. जो मनी में मेजर हो सके मॉनेटरी यूनिट में, उसको ट्रू है ना. फॉल्स क्यों लग रहा है बताइए. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट टेक्स इनटू अकाउंट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी यूनिट. जो मनी के फॉर्म में यूनिट है उसमें चेंजेस उसको रिकॉर्ड करेगा, और वैसे चेंज कुछ और आ रहा है मनी के फॉर्म में, क्वालिटी में चेंज आ रहा है उसको रिकॉर्ड नहीं करता. भाई हमारे गुड्स पहले कम क्वालिटी के बनते थे, अब अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, है ना. ट्रू हो गया. फिर थर्ड क्वेश्चन पर आगे, द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी is particularly valuable when alternative accounting method is equally acceptable. The principle of consistency is particularly valuable. जब वैल्यू क्या कैसे किया जाएगा when alternative accounting method is equally acceptable, मतलब हर मेथड को इक्वली एक्सेप्ट कर लें तब होगा. जब हर मेथड को इक्वली एक्सेप्ट कर लें
तभी हमारी कंसिस्टेंसी को वैल्यू कर सकते हैं। तो सही है बात, क्योंकि हर जब हम मेथड चूज कर रहे होते हैं ना उस टाइम तो हर मेथड इक्वल है, मेथड चूज कर रहे होते हैं ऐसे में, तो हर उस टाइम हर मेथड इक्वल एक्सेप्टेबल है। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी। The essence of conservatism concept is to anticipate no profit and provide for all possible losses. सही है बात, ट्रू होगी ये बात। According to the realization concept, revenue should be accounted only when it is received. सही है गलत है? गलत है। पैसों से क्या मतलब, आपको रिसीव हुआ है ना हुआ है, उसमें क्या पता, जब आपको राइट टू रिसीव आ जाए, रेवेन्यू अर्न हो जाए, राइट टू रिसीव आ जाए, उससे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, भले पैसा ना मिला हो। जरूरी नहीं कि रिसीव हो तभी रिकॉर्ड करें, फॉल्स हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट व्हिच आर अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली, हर जगह, while recording accounting transaction। सही है जी बात, हर जगह सेम ही अकाउंट्स फॉलो कर रहा है। भाई दिल्ली में कोई पढ़ रहा है रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट, मुंबई में कोई पढ़ रहा है वो भी रेंट एक्सपेंस को डेबिट ही बोलेगा, हर जगह सेम रूल फॉलो हो रहा है, तभी अकाउंट सेम बन रहा है। 7 पॉइंट कहता है जी एएस कंपलसरी नहीं होते, फॉल्स। 8th क्वेश्चन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है जो आपने पैसा दिया है ना खरीदने के लिए उस पे रिकॉर्ड करो एसेट। ट्रू है ये बात, उसी को कॉस्ट कहता है जो पैसा खर्च करा खरीदने के लिए। 9th पॉइंट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसेट्स को रिकॉर्ड करो रियलाइजेबल वैल्यू पर और डेप्रिशिएट करो ओवर द लाइफ। सही है गलत है? फॉल्स है सर, रियलाइजेबल वैल्यू पर नहीं, कॉस्ट वैल्यू पर, है ना, रियलाइजेबल वैल्यू पर। तो आईएफआरएस वाले कहते हैं इंडिया में तो ये सब एप्लीकेबल है, वहां कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स को। 10th पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। ट्रू है जी बात। 11, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म closing stock is valued at historical cost or market value whichever is higher। और सही ट्रू कैसे होगा, लोअर लिखा होता तो ट्रू हो जाता। 12th पॉइंट, transactions between the firm and proprietor is accounted in the books of account because of business entity principle। ट्रांजैक्शन जो फर्म के प्रोप्राइटर की होती है उसको हम अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, एंटिटी कॉन्सेप्ट ने सिखाया। सही बात है। क्वालिटी ऑफ मैन पावर, इसको हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते, अगर हमारा स्टाफ बहुत क्वालिटी का है, एक्सपीरियंस्ड है, क्वालिफाइड है, इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते हम बिकॉज ऑफ रेवेन्यू प्रिंसिपल। फॉल्स हो गया, क्या आना चाहिए, बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, है ना। यहाँ पे जो बात लिखी वो सही लिखी, लेकिन जो रीजन बताया कि कौन सा प्रिंसिपल कहता है वो गलत बताया, इसलिए फॉल्स हो गया। Financial statements under Indian AS include a statement of financial position। फाइनेंशियल पोजीशन निकाली जाती है साल के एंड के अंदर, जो हमें बताती है कितनी एसेट कितनी लायबिलिटी। तो ये बात भी ट्रू होगी। चैप्टर कंप्लीट हो गया जी आपका। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा। इस चैप्टर का टेस्ट कब होगा आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, अच्छा, ये मैं डिस्कस करता हूँ।